अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम कर रहे हैं सीवीएस, और सीवीएस में जो अगला पोर्शन हमने करा दैट इज अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एनाटॉमी। और बहुत थोड़ी सी बातें इससे मुताल्लिक जो यहाँ पर लिखी हैं उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि हार्ट की पोजीशन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट है, मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और इसमें एमसीक्यू एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि विच इज़ द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। ज़्यादातर बच्चे ना लेफ्ट राइट वेंट वो लिख देते हैं। सबसे देखें, ये तस्वीर आपको बहुत अच्छी नज़र आ रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि सबसे एंटीरियर शायद ये है, यानी कि योर राइट एट्रियम। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हार्ट की जो पोजीशनिंग है उसमें मोस्ट एंटीरियर पार्ट इज़ राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल इज़ द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट है। और उसके अलावा जो इसी वजह से जो चीज़ सबसे आगे पड़ी हुई है, अगर सामने से कोई चेस्ट में ट्रॉमा होता है तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले वही चीज़ इंजर होने का खतरा होता है। ठीक है जी, मोस्ट कॉमनली ट्रॉमा में राइट वेंट्रिकल ही इंजर होता है क्योंकि मोस्ट एंटीरियर पार्ट ये है। ठीक है, और वैसे ओवरऑल अगर आप बात करें एपेक्स ऑफ द हार्ट की, ये एपेक्स ऑफ द हार्ट है और ये चीज़ बेस ऑफ द हार्ट है। तो एपेक्स ऑफ द हार्ट में 2/3 कंट्रीब्यूशन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की और 1/3 होती है राइट वेंट्रिकल की। लेकिन एंटीरियर फिर भी राइट वेंट्रिकल होता है एंड मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इज राइट वेंट्रिकल। ये सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट चले जाए, मोस्ट पोस्टीरियर इज़ लेफ्ट एट्रियम। ठीक हो गया। अब लेफ्ट एट्रियम अगर इनलार्जमेंट हो जाती है, बहुत सारी रीजंस में होती है। अगर आपका आगे माइट्रल वाल्व स्टीनोसिस हुआ हुआ है तो पीछे लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट की वजह से जो पीछे पड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं उन पर कंप्रेशन पड़ता है। पीछे हार्ट के क्या पड़ा हुआ है, इसोफेगस पड़ा हुआ है। पीछे हार्ट के नर्व्स हैं जो आपकी वॉइस से और बोलने से मुताल्लिक हैं। तो सबसे पहले इसोफेगस की कंप्रेशन होगी तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, उससे खाना नहीं खाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी उस नर्व की कंप्रेशन होगी जो आपके वॉइस प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखती है तो होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, उसकी हो जाती है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की कंप्रेशन हो जाती है और होर्सनेस हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया हमारा हार्ट की मोटी सी जो ग्रॉस एनाटमी है। अब हार्ट के ऊपर जो लेयर होती है उसे कहते हैं हम पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की बेसिकली आपकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर हार्ट की पेरिकार्डियम है ना। ठीक है, पेरिकार्डियम की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, जैसे इनने लेबल भी किया हुआ है। उसके बाद ये जो सेकंड लेयर है वाइट वाली, ये है सीरस पेरिकार्डियम। कुछ लोग इसको इस तरह कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, कुछ कहते हैं कि पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं, फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। कुछ जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है उसका नाम पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो फाइब्रस पहली है और दूसरी का नाम चाहे सीरस है चाहे पैराइटल है। आपने याद रखना है कि दोनों तरह से एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, पहली लेयर इज़ फाइब्रस, दूसरी का नाम कहीं जगह सीरस, किसी जगह पैराइटल लिखा हुआ है। ये 2 पहले होगी, उसके दरमियान में ये ब्लैक वाली एक स्पेस आती है। दिस स्पेस इज़ फॉर द पेरिकार्डियल फ्लूइड। और स्पेस से अंदर जो वाली लेयर है ना, इसको कुछ जगह पर लिखा हुआ होता है एपिकार्डियम, कुछ जगह लिखा होता है विसरल पेरिकार्डियम। ठीक हो गया, तो ये याद रख लिया हमने। बाहर की तरफ है फाइब्रस, उसके बाद है सीरस या पैराइटल लेयर, जो भी कह लें, फिर स्पेस आ जाती है और सबसे अंदर आ जाता है सीरस विसरल लेयर या फिर एपिकार्डियम। ठीक है, इसको सीरस नहीं कहते, विसरल लेयर या फिर एपिकार्डियम है। अच्छा, उसके बाद ये हो जाए सारा का सारा पेरिकार्डियम हमारा। उसके बाद जो थिक मसल फाइबर्स हैं सारे, जिसमें आपके कार्डिक मसल फाइबर्स होते हैं, इसको मायोकार्डियम कहते हैं। और इनर मोस्ट लेयर जिसमें आपकी मसल से बनी होती है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट की आपकी 3 लेयर्स हैं। आपको पता है कि पेरिकार्डियम आपकी इनर्वेटेड होती है फ्रेनिक नर्व से, और फ्रेनिक नर्व ही आपकी शोल्डर एरिया को भी इनर्वेट करती है। इस वजह से जब आपकी पेरिकार्डाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम होती है, तो रेफर्ड पेन शोल्डर में होती है। ये भी एक एमसीक्यू है। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट की ज़रा सी बात कर लेते हैं हम। आपने 2 मेजर आर्टरीज हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, बोल्ड में लिखी हुई है। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इनको याद रखें। राइट कोरोनरी आर्टरी के मुतालिक आपने नाम से याद रखना कि राइट कोरोनरी आर्टरी सबसे आगे नज़र आ रही है। सो राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई किससे करिए, देखें जिस जगह पर आ रही है यहाँ पर आपके पास राइट एट्रियम में एवी नोड होता है और एसए नोड होता है, एसए एंड एवी नोड। तो एसए और एवी नोड को इसी मेन सप्लाई, और इसकी जब भी प्रॉब्लम राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन की वजह से होती है तो एसए और एवी नोड क्या कर रहे हैं, आपकी हार्ट रेट बना रहे हैं। तो हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ठीक हो गया जी, हार्ट ब्लॉक की तरफ चला जाता है। ये हो जाता है आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी के ऑक्लूजन की वजह से। अब राइट कोरोनरी आर्टरी ही ये देखें जब पीछे मुड़ के जाती है तो ये जो आपको बिल्कुल लाइट सी इसकी ब्रांच नज़र आ रही है, दिस इज़ नॉन एज, ये लेबल की गई पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पीडीए। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट आर्टरी, ये वाली। ठीक है, ये कहाँ से आई है, राइट कोरोनरी आर्टरी की पीछे की तरफ जाके एक ब्रांच है। तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पोस्टीरियर हार्ट की सप्लाई में इसका रोल है। इसको पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम आ रहा है उसके पोस्टीरियर पोर्शन को अलॉन्ग विद पोस्ट्रोमीडियल पेपिलरी मसल, ये याद रख लेना आपने। पीछे है ना तो पोस्ट्रोमीडियल पेपिलरी मसल और पीछे वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, पीडीए सप्लाई करती है। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आपने जो मेन ब्रांच याद रखनी है वो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी
आप यहाँ पर देखें ये लेबल की हुई है इन्होंने, ये वाली राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, और इसकी मेन जो ब्रांच है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसको सप्लाई करती हुई नजर आ रही है, एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स को, ठीक है, और एंट्रोलैटरल पेपिलरी मसल को कहते हैं, पीछे वाली पोस्टरोमीडियल को करी थी, आगे वाली एंट्रोलैटरल को करी। तो ये 3 मेन आर्टरीज को आपने याद रखना। मोस्ट कॉमनली ऑक्लूडेड ये वाली है, सबसे ज़्यादा इन ऑक्लूजन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में आती होती है। अब एक होती है हमारी राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन। अगर जिस तरह इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है जो पीछे की तरफ बारीक सी नज़र आ रही है, या आ रही है राइट कोरोनरी आर्टरी, जब पीछे जाती है तो बनती है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी से अगर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अराइज कर रही है तो दिस इज नोन एज राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन, ठीक है, जो नॉर्मली होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये इससे अराइज करती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो अगर पोस्टीरियर वाली इससे अराइज करे तो उसको कहते हैं लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन, जो कभी कभार होती है, ठीक है। एंड समटाइम्स को डोमिनेंट सर्कुलेशन हो जाती है जिसमें राइट से और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स दोनों से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अराइज कर रही होती है, ठीक है जी। तो ये आपने थोड़ा सा बात इसके बारे में याद रख लेनी है। और इम्पॉर्टेंट बात ये थी, ये मोस्ट कॉमनली लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ऑक्लूड हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल सी थोड़ी सी एनाटॉमी की बातें थी। अब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे अगले पार्ट में। किसी कोई मसला हो कि ना आस्क मी। थैंक यू।